हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके के होते हैं। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनमें से शुरू के 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, आज मैं आपको चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ाने से पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट नोट के पॉइंट बताऊंगा और एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। तो आइए चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हो कि मैंने बोर्ड पर लिखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये नोट का पहला पॉइंट मैंने लिखा है। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है? ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। और m क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर हमको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन मालूम है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू पता है, तो हम लोग kf की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में हमको सॉल्यूशन की मोलैलिटी नहीं दी होती है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया रहता है, बल्कि इसकी जगह कुछ दूसरी वैल्यू दी रहती है। जैसे आप देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T0 दिया रहता है, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया रहता है, ऐसे कुछ डेटा दिए रहते हैं। और कहा जाता है KF की वैल्यू निकालने के लिए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, KF इक्वल टू R इंटू T0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू L, और सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में F लिखा हुआ है। F का मतलब क्या हुआ? F का मतलब फ्यूजन हुआ, ठीक है ना। KF क्या है? ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T0 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या प्योर कंपोनेंट कह सकते हैं, ये 1000 हुआ। LF क्या है? इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर आप देखो तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को LF का फॉर्मूला एक और हुआ कि LF इक्वल टू डेल्टा FUSH डिवाइडेड बाई M1। ये यहाँ पे ऊपर वाला चीज़ क्या है? इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और M1 क्या है? ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो अगर मैं LF की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो ऐसी कंडीशन में इसी फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, KF इक्वल टू R इंटू T0 स्क्वायर इंटू M1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल FUS मतलब फ्यूजन, H का मतलब एंथैल्पी हो गया। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन फिर से आप देख लीजिए कि T0 यहाँ पर क्या है। अगर T0 की बात करेंगे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। M1 क्या है? इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से KF क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर मैं जो था LF की बात करता हूँ, तो LF को हम लोग कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब सॉल्वेंट का मास पर ग्राम में दिया गया है, तो फॉर पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मास अगर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग LF वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट मोल्स के टर्म में दिया है, तो फिर LF को भी फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे देखो, डेल FUSH, या इसी को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं, या इसी को मैं बोल सकता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये पर मोल सॉल्वेंट के लिए है। R क्या है? R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। और ये वैल्यू कब अप्लाई करते हैं? जब LF या डेल्टा FUSH की वैल्यू जूल के टर्म में दिया है, दोनों में से कोई भी वैल्यू जूल के टर्म में दिया है, तब हम लोग R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लिखेंगे। लेकिन अगर LF या डेल्टा FUSH की वैल्यू
कैलोरी के टर्म में दिया गया है तो R की वैल्यू हम लोग 2.0 लिखेंगे। एग्जैक्टली सही वैल्यू कितनी होती है 1.8, जिसको अप्रॉक्सीमेट में हम लोगों ने 2.0 ले लिया है, तो 2.0 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इफ LF और डेल्टा FUSH आर गिवन इन कैलोरी, जब कैलोरी के टर्म में दिया है तो वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे 2 कैलोरी पर डिग्री मोल। लेकिन अगर LF और डेल्टा FUSH की वैल्यू जूल के टर्म में दिया है तब हम लोग R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको नोट का एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये पॉइंट बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। और ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा इस बात को आप देखिएगा। नेट JEE CET एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है MCQ में कि किस सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू मैक्सिमम होती है, किस सॉल्वेंट सब्सटेंस के लिए KF की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ऑप्शन दिया गया है वाटर, दूसरा एथिल अल्कोहल, तीसरा नेफ्थलीन, चौथा एंथ्रासिन, ठीक है ना। फिर कोई ऑप्शन इसमें दिया गया है नन। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, नन वाला ऑप्शन होगा, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। फिर देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया है MCQ में कि किस सॉल्वेंट के लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। पहला ऑप्शन कैम्फर, दूसरा एंथ्रासिन, तीसरा नेफ्थलीन, चौथा वाटर। तो किसके लिए होती है बेटा, कैम्फर के लिए। तो जो सेकेंड नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये कि कैम्फर, ये कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके लिए हाईएस्ट KF वैल्यू होती है, यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होती है बेटा, बोलो कैम्फर के लिए होती है। मैक्सिमम वैल्यू कैम्फर के लिए, कैम्फर को हिंदी में कपूर भी कहते हैं, कैम्फर के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है। और ये वैल्यू कितनी होती है 39.70 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये या 39.70 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू किलोग्राम पर मोल भी कह सकते हैं। कैम्फर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसी वजह से इसका यूज कुछ दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के मोलर मास को निकालने के लिए किया जाता है। जैसे इसका यूज किसके लिए किया जाता है, यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। और कौन से सॉल्यूट, जैसे नेफ्थलीन, याद रखिएगा नेफ्थलीन, एंथ्रासिन। ये नेफ्थलीन और एंथ्रासिन ये दोनों भी नॉन पोलर सब्सटेंस है। जिस तरीके से कैम्फर नॉन पोलर सब्सटेंस है, ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्यूट सब्सटेंस हैं। इनका मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए कैम्फर यूज किया जाता है, क्योंकि ये इनको हीट करने पर ये कैम्फर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मेल्ट होने पर कैम्फर में डिजॉल्व हो जाते हैं। और याद रखिएगा कि इस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और इसको कहते हैं रास्ट प्रोसेस या रास्ट मेथड, इस नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या बताया सेकंड पॉइंट, कि जितने भी सॉल्वेंट होते हैं उन सभी सॉल्वेंट में हाईएस्ट KF वैल्यू, यानी कि हाईएस्ट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू किसकी होती है, कैम्फर की होती है। और ये वैल्यू कितनी होती है 39.70 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, तो इस वजह से इसका यूज किस में किया जाता है, कुछ सॉल्यूट सब्सटेंस के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए। और कौन से सॉल्यूट, जैसे नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया। नेफ्थलीन और एंथ्रासिन को गर्म करने पर ये कैम्फर में डिजॉल्व हो जाते हैं, हीट करने पर कैम्फर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और इस मेथड को नाम दिया जाता है, रास्ट मेथड का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से ये नोट के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल यूज इसके हैं, और इसका कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। अब मैं आपको
एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का मतलब क्या हुआ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। पहला आप देख रहे हो कि इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, और दूसरा एप्लीकेशन इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड। तो पहला एप्लीकेशन पहले आप समझिए कि फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है। अब देखो, जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे आप देखो हिमाचल प्रदेश का टेम्परेचर ठंडी के दिनों में बहुत कम हो जाता है, उत्तराखंड का बहुत कम हो जाता है, जम्मू कश्मीर के रीजन का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पर कार में या जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनके रेडिएटर्स में जो वाटर भरा होता है, जो इंजन को कूल करने का काम करता है, तो जब सब जीरो टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर, 273 केल्विन से कम टेम्परेचर होता है, तो ऐसी कंडीशन में रेडिएटर में वाटर फ्रीज कर जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत होती है। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर रेडिएटर में पानी के साथ कुछ अमाउंट में एंटी फ्रीज सब्सटेंस मिला दिया जाता है। क्या मिलाते हैं बेटा, बोलो? एंटी फ्रीज सब्सटेंस। और ये एंटी फ्रीज सब्सटेंस जैसे नाम से पता चल रहा है, एंटी का मतलब उल्टा जो रोकता है, फ्रीज का मतलब जो जमने से रोकता है। तो ये एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या मिलाया जाता है? यहाँ पर जो सब्सटेंस मिलाया जाता है उस सब्सटेंस को कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर इसका हम लोग आईयूपीएसी नेम देखें, इसका पहले फार्मूला आप देखो कि CH2OH और CH2OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इथेन 1,2-डाइऑल। तो इसका आईयूपीएसी नेम है बेटा इथेन 1,2-डाइऑल, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 एल्कोहलिक ग्रुप है, इसलिए इथेन 1,2-डाइऑल। और यहाँ पे ई मैंने जो था मेंटेन किया है क्योंकि ये आईपीएसी का रूल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट की बात है, जो टॉपिक की बात है कि एथिलीन ग्लाइकॉल को एज ए एंटी फ्रीज सब्सटेंस के फॉर्म में वाटर में मिलाया जाता है, तो ये वाटर को जमने से रोक देता है, फ्रीज होने से रोक देता है, जिसकी वजह से इंजन बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता है। कार के चलने में, ट्रक के चलने में, बसेस के चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बात बेटा और आप ध्यान रखना कि ये एथिलीन ग्लाइकॉल ये एंटी फ्रीज की तरह तो काम करता ही है। इसके अलावा समर सीजन में जहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना, जिसका ड्यूल इंपॉर्टेंस है। फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड, ये क्या है? जैसे आप देखो लद्दाख का एरिया है, सियाचिन का एरिया है, या ऐसे जो है जम्मू कश्मीर के एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सड़कों पर बर्फ़ आ जाता है, आइस आ जाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वहाँ पे आर्मी की गाड़ियों को चलने में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि सड़क पे बर्फ़ जम जाता है पूरा का पूरा। जब सड़क पे बर्फ़ जम जाएगा तो ऐसी कंडीशन में गाड़ियाँ जो है चल नहीं पाएगी, स्किड कर जाएगी, फिसल जाएगी। तब ऐसी कंडीशन में वहाँ पे बर्फ़ न जमे, बर्फ़ के न जमने के लिए वहाँ पर बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो एजेंट यूज किया जाता है वह है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये दोनों क्या करते हैं बेटा? ये वाटर को आइस में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। आप देखोगे ये NaCl वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है, जबकि CaCl2 -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वहाँ पे सड़क पे पानी है, कोहरा फॉग आया हुआ है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो जब वहाँ का टेम्परेचर -21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब वो पानी आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से CaCl2 को मिलाने पर वहाँ पर जो पानी है, सड़क पे पानी है, वाटर है, मॉइस्चर है, जब टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड इन्वायरमेंट का पहुँचेगा तब वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके पहले नहीं कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये देखो आप डेल्टा TF को इफेक्ट कर रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का 2 एप्लीकेशन मैंने आपको बताया। पहला एप्लीकेशन इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, और दूसरा एप्लीकेशन इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड, और आइस को जमने से, फ्रीज होने से बचाने के लिए
आइस में सड़क के किनारे किनारे NaCl जो था स्प्रे कर देते हैं या CaCl2 स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूँ, और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका नाम ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका बहुत बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। तो अब हम आपको फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे जिसका नाम ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब आइए चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा आप देख रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर, इस ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई है, और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है कि पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है बेटा। ये पाई 22/7 यानी कि 3.14 वाला नहीं है, ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर के सिंबल के लिए है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ नई चीज़ें जो आप पहले की क्लासेज में, लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हो, उसको देखते हैं। जैसे डिफ्यूजन किसको कहते हैं, ऑस्मोसिस किसको कहते हैं। तो आपने बायो में क्या पढ़ा हुआ है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैसेस सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पढ़ा है कि किसी भी गैस सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूवमेंट की प्रोसेस को, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट की प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ये बायो का डिफिनेशन हुआ। अगर केमिस्ट्री की व्यू से हम लोग देखें, जनरल डिफिनेशन केमिस्ट्री की व्यू से, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और याद रखिएगा कि सॉलिड, लिक्विड या गैस सब्सटेंस एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, ये केमिस्ट्री का जनरल डिफिनेशन हुआ। अब अगर इसी डेफिनेशन को हम लोग किसके सॉल्यूशन चैप्टर की व्यू से देखें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में स्पॉन्टेनियस, बिना किसी एफर्ट के अपने आप मिक्सअप होने की प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, जिससे होमोजेनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अपने आप, जिसमें किसी भी तरीके की एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होती है, हम लोग बाहर से कोई एफर्ट नहीं करते, ये प्रोसेस अपने आप होती है। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। बेटा क्या बनेगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से सुनिए, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन एज द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऑस्मोसिस देखिए बेटा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। आप जानते हो, बायो में भी पढ़ा है, ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस किसका केस होता है, डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। लेकिन डिफ्यूजन से किस मामले में डिफरेंस होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस में सॉलिड सब्सटेंस हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है ना, किसी भी एक स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, सभी सब्सटेंस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। लेकिन ऑस्मोसिस की प्रोसेस में केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का बेटा, सॉल्यूट का कभी नहीं होता, सॉल्वेंट का होता है। और साथ ही साथ ये प्रोसेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का मेम्ब्रेन होता है, पतला मेम्ब्रेन होता है, जिसमें इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इतने छोटे छोटे होल्स होते हैं कि इससे केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आर पार जा सकते हैं। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स बड़े साइज के होते हैं, इसलिए वो आर पार नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हमको डिफाइन करना हुआ तो कैसे कर सकते हैं बेटा, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। किसका बेटा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन या मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन across semi permeable membrane या through semi permeable membrane is called osmosis।
अब ये देखिए मैंने यही बात लिखी है, आप देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पर कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो का मतलब क्या होता है, अपने आप, इस प्रोसेस में भी कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि केवल सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, आप केवल तब प्योर सॉल्वेंट भी बोल सकते हो या डाइल्यूट सॉल्यूशन ले जिसको लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी हम लोग कह सकते हैं, ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लेस कंसंट्रेटेड के कंपेयर में ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो हम कह सकते हैं कि मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को शॉर्ट में मैंने SPM लिखा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में अभी मैंने बताया कि ये एक स्पेसिफिक टाइप का मेम्ब्रेन होगा जिसमें इतने छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आर पार जा सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है इसलिए ये इसके आर पार नहीं जा सकता है बेटा, तो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस को मैं एक सिंपल डायग्राम से आपको समझाऊं तो देखिए मैंने एक कंटेनर लिया हुआ बेटा, देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में देखिए यहाँ पे मैंने एक तरफ लिया है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, प्योर सॉल्वेंट भी ले सकते हो बेटा। जैसे ये जो ब्लैक कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर के डॉट क्या है, ये ब्लैक कलर के डॉट एक्चुअली सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। ये क्या है बेटा, दीज आर सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो इधर देखो मैंने केवल 4 ही सॉल्यूट पार्टिकल दिखाए हैं, 4 सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब जो था कम सॉल्यूट है, और इधर आप देखो बहुत ही सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं बेटा। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ही सारे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, इसका कंसंट्रेशन इसके कंपेयर में अधिक होगा, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और इधर क्या बेटा, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे आप देखो रेड कलर से मैंने बाउंड्री दिखाई है, और इस बाउंड्री में जो था जहाँ पे डिसकंटिन्यू फॉर्म में छोटे छोटे होल्स दिखाया है, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये ऐसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, और इतने छोटे होल्स हैं जिससे केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आर पार जा सकते हैं। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है इसलिए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल न इधर से इधर जाएंगे, न ही सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इधर से इधर आएंगे बेटा, ठीक है ना। फिर अब अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये 2 तरीके का होता है बेटा, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, जितने भी वेजिटेबल मेम्ब्रेन होते हैं बेटा, फ्रूट्स के मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अलावा ये अपना स्किन है एपिडर्मिस के नीचे मेम्ब्रेन होता है बेटा, स्किन के ठीक नीचे मेम्ब्रेन होता है, वो एनिमल मेम्ब्रेन हुआ। जो पिग का गॉल ब्लैडर होता है ना, वो बहुत अच्छा ड्यूरेबल और अच्छा टिकाऊ जो तो माना जाता है बेटा, बहुत ही अच्छा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन माना जाता है, SPM माना जाता है पिग का गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। हम लोगों का भी गॉल ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात, कुछ मैन मेड मेम्ब्रेन भी होते हैं, और मैन मेड मेम्ब्रेन कौन से होते हैं, जिनको आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे सेलोफेन मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना, सेलुलोज एस्टेट का बना हुआ, पोटेशियम एसिटेट का बना हुआ, फिर कॉपर फेरोसाइनाइड का बना हुआ। तो देखो मैंने लिखा है 3 सेलोफेन का बना हुआ, सेलुलोज एसिटेट का बना हुआ, और कॉपर फेरोसाइनाइड का बना हुआ। ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको ऑस्मोसिस की प्रोसेस को दिखाता हूँ बेटा। ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, एक एक बात को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये क्या है बेटा, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया, ये वाटर मॉलिक्यूल दिखाया है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल का इधर से इधर प्रेशर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर बहुत ज़्यादा होता है, ये देखिए। और यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी लगाता है, लेकिन इससे वाटर का प्रेशर कंपेरेटिवली इसके कंपेयर में कम होता है। तो इधर नेट प्रेशर ज़्यादा है वाटर मॉलिक्यूल का, इधर नेट प्रेशर कम है, तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल अपने आप मूव करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर से समझिए, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से वाटर क्यों मूव करता है बेटा, क्योंकि वाटर का नेट प्रेशर है ना, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कंपेयर में इधर अधिक होता है, तो इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद
मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, जैसे एक्ज ऑस्मोसिस कहते हैं, किसको कहते हैं, एंड ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर को ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बताऊंगा तो आपको कुछ फॉर्मूले भी बताऊंगा जिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जा रहा हूँ। एक प्रोसेस है जिसको एक्ज ऑस्मोसिस कहते हैं या एक्जो ऑस्मोसिस कहेंगे, और दूसरी प्रोसेस है जिसको एंड ऑस्मोसिस कहते हैं या एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, बाहर निकल रहे हैं। तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहेंगे एक्जो ऑस्मोसिस कहेंगे या एक्जो ऑस्मोसिस कह सकते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस या एंड ऑस्मोसिस भी कहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से समझो, जैसे बेटा ये मेरे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में भीतर कोई सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन किस तरीके का है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ये बोतल की दीवार सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बाहर प्योर सॉल्वेंट है। बाहर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है मान लीजिए। तो बाहर से प्योर सॉल्वेंट ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू भीतर जाएगा। तो जब बाहर से जब तक भीतर जाएगा तो भीतर के रिस्पेक्ट में इसको कहेंगे एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। फिर दूसरी बात समझिए, अगर इस कंटेनर में डाइल्यूट सॉल्यूशन है या प्योर सॉल्वेंट है और बाहर कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या इसके कंपेयर में मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो ऐसी कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल भीतर से बाहर निकल आएंगे, है ना। कैसे बाहर निकलेंगे, प्लास्टिक की दीवार है, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन माना है, तो भीतर से बाहर निकलेंगे। तो जब भीतर से बाहर निकल रहे हैं तो इस प्रोसेस को एक्जो ऑस्मोसिस या एज ऑस्मोसिस कहते हैं। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, देखिएगा। व्हेन द मेम्ब्रेन का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन परमिट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और कौन जाएगा बेटा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाएगा, कभी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, मैंने बार बार आपको बताया है, ठीक है ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटा, बोलो, बाहर आएंगे। और किसके मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्जो ऑस्मोसिस, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, एक्जो ऑस्मोसिस कह सकते हैं या एक्जो ऑस्मोसिस कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को परमिट करता है भीतर आने के लिए, तो इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस या एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये देखिए, बट व्हेन मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, देखिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू इंटर इनसाइड, इट इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस, या इसी को एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये बताऊंगा। इसके बाद मैं फॉर्मूले बताऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आप नीचे डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में मैंने आपको ऑस्मोसिस की प्रोसेस बताया था, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस में मैंने क्या बताया था कि प्योर सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नेट प्रेशर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वॉल पर अधिक होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट टूवर्ड्स मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसलिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब आप देखो ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये देखिए मैंने लिखा है मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बेटा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है,
अगर इस मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर मैं एक प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए ये प्रेशर जो तो मैं बाहर से लगा रहा हूँ एक प्रेशर, और इस प्रेशर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल उतना ही है जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जितना नेट प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा लगा रहे हैं इसके कंपेयर में। तो ऐसी कंडीशन में इधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर इधर भी क्रिएट हो जाएगा और ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है ना। यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एंट्री बंद हो जाएगी, जाना बंद हो जाएगा। फिर से आप समझिए बेटा, अगर हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एक मिनिमम और इक्वल मैग्नीट्यूड का प्रेशर अप्लाई कर दें और उस प्रेशर से ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाती है, यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना रुक जाएगा। इसी प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बस ये प्रोसेस रुकनी चाहिए बेटा, याद रखिएगा। इतना प्रेशर हमको लगाना है तो इसी प्रेशर को क्या कहते हैं, इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है जरा समझिएगा आप लोग। ये मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है कि द मिनिमम एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, देखिए बेटा मिनिमम एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, बिल्कुल मिनिमम प्रेशर होना चाहिए और इसके इक्वल मैग्नीट्यूड वाला प्रेशर इधर लगना चाहिए। और प्रेशर अप्लाइड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उस पर लगना चाहिए, विच जस्ट प्रिवेंट, जो बिल्कुल रोक देता है, जस्ट रोकता है किसको, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से आप देखिए मैंने लिखा है कि द मिनिमम एंड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बेटा इधर अप्लाइड ऑन मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच जस्ट प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि डेट इज का मतलब अर्थात एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। एक बार बार आपको बता रहा हूँ कि इधर जब ये प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इधर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है उनका नेट प्रेशर अधिक होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की दीवार पर एज कंपेयर टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब हम लोग प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो इधर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं उतना ही प्रेशर इधर भी अप्लाई होने लगता है बेटा, जिसकी वजह से दोनों तरफ का प्रेशर कैंसिल हो जाता है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल न तो इधर से इधर जाते हैं न ही इधर से इधर आते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या बताने जा रहा हूँ बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बताने जा रहा हूँ। और ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशन क्या बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, जिसको मोलैरिटी भी कहते हैं या मोलर कंसंट्रेशन आप कह सकते हो। तो आइए अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप देखते हैं जिसमें कुछ फॉर्मूले डिराइव होंगे। आइए अब स्टूडेंट्स मैं आपको मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताने जा रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर का टेम्परेचर के साथ और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के साथ कैसा रिलेशन होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है ये डायरेक्टली सॉल्यूशन के मोलैरिटी पर डिपेंड करता है, या इसी को हम लोग तक कह सकते हैं कैपिटल सी यानी कि मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये पाई किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैपिटल टी यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यानी कि सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे जानते हो बेटा कि कैपिटल एम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं सॉल्यूशन का, और सी भी क्या कहलाता है, इसको भी कंसंट्रेशन कहते हैं। दोनों एक ही बात होती है।
क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है, मोल पर लीटर होती है। अब अगर मानता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ, और दोनों इक्वेशन को अगर मैं पैचअप करता हूँ, मिक्स करता हूँ, तो देखूंगा कि पाई डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन m इंटू टी, ऐसे कह सकता हूँ बेटा। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटू m इंटू टी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पाई इक्वल टू m इंटू R इंटू टी कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन एक बना, एक रिलेशन बना, और इस इक्वेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। ये R यहाँ पर क्या है, अगर R की बात करें तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होगा, या 0.0831 बार पर केल्विन पर मोल होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दो वैल्यू यहाँ पे यूज होगा। ये m क्या है, मोलैरिटी, t क्या है बेटा, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब अगर इसको मानते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड बोल रहे हैं। अब अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे तो इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई और करना चाहें तो पाई इक्वल टू मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, इनटू यहाँ पे आप देखोगे R इंटू टी। तो ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर फोर्थ। और ये जो इक्वेशन नंबर फोर्थ है इसको कहते हैं वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है, इसको कहेंगे वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, या इसी को कहते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, भूलना मत। और कई बार जो तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 4 रिलेशन दिया जाएगा, इन चारों रिलेशन में कोई चेंजेस कर दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, और कहा जाता है कि इनमें से वांट हाफ इक्वेशन कौन सा है, ये बोला जाता है। अब अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो पाई इक्वल टू, ये N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ पर आप देखो, हम कह सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम में होता है, सबको मालूम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, इनटू R इंटू टी। तो ये एक फॉर्मूला बना सिंप्लीफाइड वे में, ये एक फॉर्मूला बना, और इस फॉर्मूले का भी यूज आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल में आएगा। ये मैंने आपको फिफ्थ रिलेशन बताया बेटा, फिफ्थ रिलेशन बताया। अब अगर मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखना चाहूँ तो ये W2 क्या है, W2 को कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट कहेंगे। ये सॉल्यूट का मास किसके टर्म में होगा, हमेशा ग्राम के टर्म में। ये M2 क्या है, इसको कहेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास। ये R क्या है बेटा, R को हम लोग कहते हैं, कैपिटल R को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू यूनिट चेंज होने पर चेंज हो जाती है इसकी यूनिट। जैसे अगर मान लीजिए कि जूल के टर्म में दिया है तो R की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 8.314 होगा। अगर कैलोरी के टर्म में दिया है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर या बार के टर्म में दिया है तो वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये सारी बातें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इतने फार्मूले यहाँ पे अप्लाई होते हैं। T क्या है, T को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और आप जानते हो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर केल्विन में। ये V क्या है बेटा, V को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यह हमेशा लीटर या डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में मिलीलीटर
या सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 प्लेट के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर के इतने फार्मूले थे। एक बार फिर आप समझिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर या सॉल्यूशन के मोलैलिटी पर डिपेंड करता है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है बेटा? बोलो टेम्परेचर पर। अगर इन दोनों इक्वेशन को पैचअप करते हैं, मिक्सअप करते हैं तो पाई डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द m/t। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको R कहते हैं। R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा, ठीक है ना। अब ये देखो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि mRT, ऐसे भी कह सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर मैंने 3rd बोला। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जितने भी कवर्ड फॉर्मूले हैं सब पे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। फिर अगर इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है ये फॉर्मूला। तो अगर इसको मैं इसमें पुट कर दूं तो ये रिलेशन आ जाता है पाई = N2/V × RT। अब ये जो इक्वेशन है बेटा, इसको वांट ऑफ इक्वेशन कहते हैं और ये वांट ऑफ इक्वेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। अब ये N2 मैंने आपको बताया कि N2 क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सिंप्लीफाई करते हैं बेटा तो आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला क्या आता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किया × R × T × R × T किया बेटा। तो ये 5th इक्वेशन हुआ। इस पे भी बहुत सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जितने फॉर्मूले होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे आपको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस किसको कहते हैं ये बताने जा रहा हूं। रिवर्स ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस किसको कहते हैं। अब मैं आपको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। रिवर्स ऑस्मोसिस को सिंबल R .O से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब रिवर्स, O का मतलब ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म RO है। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस किसको कहते हैं बेटा, जरा समझिएगा। अभी मैंने इस डायग्राम में दिखाया कि जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की एंट्री बंद हो जाती है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एंट्री बंद हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ का नेट प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एक प्रेशर और अप्लाई कर देता हूं और इस बार इस प्रेशर का मैग्नीट्यूड इसके कंपेयर में अधिक है। ये मान लीजिए कि ये मैंने जो था प्रेशर P लिखा, ये प्रेशर मैंने जो था P लिखा है और इस प्रेशर का मैग्नीट्यूड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, यानी कि ये जो मैंने P अप्लाई किया है दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तब ऐसी कंडीशन में क्या आप देखोगे बेटा कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का अब प्रेशर अधिक हो जाएगा। किसके कंपेयर में अधिक हो जाएगा? प्योर सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के कंपेयर में। तो ऐसी कंडीशन में अब ऑस्मोसिस की उल्टी प्रोसेस होने लगेगी, रिवर्स प्रोसेस होने लगेगी ऑस्मोसिस की। कहने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑस्मोसिस की जो उल्टी प्रोसेस होती है, रिवर्स प्रोसेस होती है, उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो उसकी रिवर्स प्रोसेस क्या हुआ कि मोर कंसंट्रेटेड से प्योर सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करेंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर यही चीज लिखा है, इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिएगा, इफ अ प्रेशर
हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज अप्लाइड on more concentrated solution, then solvent molecules will start to move from more concentrated solution into the pure solvent या less concentrated solution, that is reverse of osmosis through the semi permeable membrane. This process is called reverse osmosis. अब ये reverse osmosis process का क्या एप्लीकेशन है? इसका एप्लीकेशन ये है कि जो समुद्र का पानी होता है, सैलाइन वाटर होता है, उसको पीने वाले पानी के योग्य बनाने के लिए, ड्रिंकेबल वाटर बनाने के लिए इस प्रोसेस का एप्लीकेशन है। जैसे आप जानते हो कि पैक्ड वाटर का कितना बड़ा बिजनेस है, होटल में, रेस्टोरेंट में, रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, मार्केट में, हर जगह आजकल पैक्ड वाटर है। अरबों खरबों का पूरे दुनिया में पैक्ड वाटर का बिजनेस चलता है। तो क्या ये पूरा जो पानी पैकिंग वाला है ये हमारे घर से टैप वाटर का होता है क्या, या कुएं का पानी होता है क्या? नहीं बेटा। क्या करते हैं, समुद्र के वाटर का डिसैलिनेशन करते हैं, उससे सॉल्ट अलग कर लेते हैं, उस सॉल्ट का कॉमर्शियल यूज हो जाता है, और जो पानी अलग हुआ उस पानी को पीने योग्य बना लेते हैं, उसको बेच देते हैं पैक करके। तो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, देखिए मैंने एप्लीकेशन लिखा है कि डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ये इसका इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने आपको पढ़ाया, रिवर्स ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर बाकी के तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्यों सुपीरियर है, और ऑस्मोसिस प्रोसेस या ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या एप्लीकेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, आइए उसको पढ़ते हैं। अब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझना। जैसे नोट का पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि अगर दो सॉल्यूशन हैं और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है एक दूसरे के, यानी कि दोनों सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन इक्वल है, तब ऐसे कंडीशन में ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तब ऐसे कंडीशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक सॉल्यूशन से दूसरे में नहीं जाएगा और दूसरे वाले सॉल्यूशन से पहले वाले सॉल्यूशन में एंटर नहीं करेगा। तो आप नोट का पहला पॉइंट देखिए, मैंने लिखा है कि इफ़ टू सॉल्यूशंस, अगर दो सॉल्यूशन है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंबल मैंने पाई लिखा है, एंड हेंस सेम मोलर कंसंट्रेशन, तो इनका मोलर कंसंट्रेशन भी सेम होगा। और ऐसे कंडीशन में ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और जब सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, तब ऐसी कंडीशन में एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट दूसरे में एंटर नहीं करेगा और दूसरे वाले से पहले में एंटर नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बेटा नोट का मैंने सेकेंड पॉइंट भी लिखा हुआ है, और अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन में कंपेयर करते हैं, तो एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे वाले के कंपेयर में, यानी कि एक सॉल्यूशन जिसका मोलर कंसंट्रेशन कम है दूसरे वाले सॉल्यूशन के कंपेयर में, तो जिसका मोलर कंसंट्रेशन कम है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपो वर्ड का मतलब लो होता है, हाइपो का मतलब लो, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा, मैंने लिखा है कि इफ़ वन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि उस सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन दूसरे वाले सॉल्यूशन के कंपेयर में कम है, लो है बेटा, इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो देन कॉल्ड हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू किसके कंपेयर में बेटा, बोलो, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। अब अगर इसके कंट्रास्टिंग बातें करें, इसकी ठीक उल्टी बातें करें, कि अगर मान लीजिए कि दो सॉल्यूशन है अलग अलग, ठीक है, एक सॉल्यूशन जिसका मोलर कंसंट्रेशन अधिक है दूसरे वाले सॉल्यूशन के कंपेयर में, कहने का मतलब है कि उसके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अधिक है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में बेटा? लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कहेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है कि द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, देखिएगा, द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपरटोनिक। हाइपर वर्ड का मतलब क्या होता है? अधिक। जैसे कोई आदमी छोटी छोटी बातों में भड़क जाता है तो कहते हैं ना कि यार उससे बात मत करो, बहुत हाइपर है। हाइपर मतलब एक्साइट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो हाइपरटोनिक, तो हाइपर का वर्ड का मतलब क्या हुआ? ऊपर होना, एक्साइटेड होना, है ना, अधिक होना। तो ये क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट सॉल्यूशन या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है। फिर तीसरा नोट का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जानते हो ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है, ह्यूमन के बायोलॉजिकल सिस्टम से, एनिमल्स के बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है। आप जानते हो कि ब्लड में बेसिकली दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा कहलाता है, दूसरा कंपोनेंट ब्लड कॉर्पुसल्स कहलाते हैं। ब्लड कॉर्पुसल्स में WBC और RBC आते हैं, जबकि ब्लड के प्लाज्मा में ये फ्लूइड सिस्टम होता है, लिक्विड जैसा सिस्टम होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, एओसिनोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, ये सब भी तो प्रेजेंट होते हैं। बायो वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़े हैं, आप लोग इसको जानते हो। तो अगर हम लोग ब्लड के प्लाज्मा के कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ब्लड के प्लाज्मा का कंसंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl एक्वस सॉल्यूशन के इक्वल होता है। 0.9% मास बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन है, पानी का बना हुआ 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है बेटा, तो उसमें 0.9 ग्राम NaCl अगर डिजॉल्व कर दें तो जितना कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का होगा उतना ही कंसंट्रेशन ब्लड के प्लाज्मा का होता है, उतना ही कंसंट्रेशन ब्लड के प्लाज्मा का होता है। ये बात आप ध्यान रखना बेटा, भूलना नहीं। अब जब हम इन बातों को ध्यान देते हैं तब ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे, अगर इन बातों को हम लोग ध्यान दें तो इसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं बेटा। क्या 3 पॉइंट निकल के आते हैं? इन तीनों पॉइंट्स को मैं आपको कैसे बताऊंगा? मैं आपको A, B और C पॉइंट करके बताऊंगा, आगे मैं लिखूंगा, आप टेंशन मत लेना। तो A पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ब्लड के प्लाज्मा में 0.9% NaCl मास बाय वॉल्यूम के एक्वस सॉल्यूशन के बराबर कंसंट्रेशन है तो इतना ही कंसंट्रेशन किस में होता है? RBC सेल में होता है। किस में होता है बेटा? RBC सेल में। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन वाले होंगे, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे? ब्लड के प्लाज्मा से सॉल्वेंट RBC में नहीं जाएगा और RBC के साइटोप्लाज्म से सॉल्वेंट प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में नहीं आएगा, और ये एक दूसरे के आइसोटोनिक होंगे। ये एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे। ये पहला पॉइंट मैं बताऊंगा, A पॉइंट बताऊंगा बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखो तो अगर ब्लड के प्लाज्मा में 0.9% NaCl एक्वस सॉल्यूशन से कम कंसंट्रेशन है, 0.9% NaCl के कंपेयर में कम है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे? ब्लड के प्लाज्मा से सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल RBC सेल में इंटर कर जाते हैं। जब RBC सेल में इंटर कर जाते हैं तो RBC सेल स्वेल करता है बेटा, फूलता है, और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी तो ऐसी कंडीशन में RBC बर्स्ट कर जाएगी बेटा, फट जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर ब्लड के प्लाज्मा में का कंसंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से अधिक है, तो ऐसी कंडीशंस में RBC के साइटोप्लाज्म से सॉल्वेंट कहाँ पर आ जाएगा? ब्लड के प्लाज्मा में, जिसकी वजह से RBC क्या कर जाएगा बेटा? ब्लड श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। उस कंडीशन में भी RBC की डेथ हो जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट मैं आपको लिख के बताता हूँ। मैंने आपको बताया, ये समझ में आ गया होगा। एक बात और आप ध्यान दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है, मैंने क्या बोला बेटा? ये देखिए कि सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा, सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा ड्यू टू डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन इट इज इक्विवेलेंट।
किसके इक्विवेलेंट है? 0.9%, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये देखो बेटा 0.9%, ये मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि 0.9 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसके इक्वल होता है, तो इसका मतलब 0.9% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl मास बाय वॉल्यूम। यानी कि अगर आप देखोगे तो ब्लड के प्लाज्मा का कंसंट्रेशन उतना ही पाया गया है जितना 100 मिलीलीटर पानी में 0.9 ग्राम NaCl के घोलने से बनता है, उतना ही कंसंट्रेशन होता है। अब मैं आपको ABC ये तीनों पॉइंट बताने जा रहा हूं, अभी मैंने आपको नोट नंबर 3 में 3 पॉइंट बताया था ABC, और तीनों पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि ब्लड के प्लाज्मा के कंसंट्रेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे RBC से। तो दोनों का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोटोनिक होंगे, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा, प्लाज्मा से RBC में नहीं होगा और RBC से प्लाज्मा में नहीं होगा। तो पहला पॉइंट देखिए मैंने लिखा है कि 0.9% सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl इज आइसोटोनिक। ये बेटा क्वेश्चन नीट और जेईई एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया है। CET एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लड के प्लाज्मा का कंसंट्रेशन किसके इक्विवेलेंट होता है। तो कभी दिया गया है कि 0.9% NaCl से कम होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 0.9% NaCl से अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन इसके इक्वल होता है। चौथा ऑप्शन नन ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लड के प्लाज्मा का कंसंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के इक्वल होता है। तो ये देखिए 0.9% सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल होगा विद ह्यूमन RBC। ये ह्यूमन RBC की बात कर रहा हूँ, देयरफॉर RBC। तो इस वजह से RBC न तो स्वेल करेगा, फूलेगा, और न ही बस्ट करेगा बेटा। तो नाइदर स्वेल, देखिए मैंने लिखा है नाइदर स्वेल नॉर अंडरगो प्लाज्मोलिसिस, यानी कि श्रिंकेज नहीं होगा बेटा, वो श्रिंक नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ब्लड के प्लाज्मा में 0.9% NaCl से कम कंसंट्रेशन है, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे? उस सिचुएशन में आपको दिखाई पड़ेगा कि ब्लड के प्लाज्मा से जो सॉल्वेंट है, वाटर है, वो RBC के भीतर एंटर करेगा, RBC स्विल कर जाएगा, और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो ऐसी कंडीशन में बर्स्ट भी कर जाएगा। तो सेकंड पॉइंट देखिए, ये प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन लेस देन, देखिए लेस देन कितना बेटा बोलो? 0.9% मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। एंड ऑन प्लेसिंग RBC इन दिस सॉल्यूशन दे विल स्वेल, वे स्वेल कर जाएंगे और अल्टीमेटली बर्स्ट भी कर सकता है, फट भी सकता है। फिर तीसरा पॉइंट, अगर ब्लड के RBC में 0.9% से अधिक NaCl सॉल्यूशन के इक्वल कंसंट्रेशन है, तब ऐसी कंडीशन में RBC से सॉल्वेंट यानी कि वाटर ब्लड के प्लाज्मा में आ जाएगा, RBC श्रिंक कर जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। ए प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम है बेटा, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। इसको हाइपरटोनिक कहते हैं। एंड ऑन प्लेसिंग RBC इन दिस सॉल्यूशन दे विल श्रिंक, ये श्रिंक कर जाते हैं। ये प्रोसेस प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। ये तीनों बातें आप ध्यान रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में भी छोटे क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बायोलॉजी से रिलेटेड बता रहा हूँ। बायो में भी, जूलॉजी में कई बार आ चुका है क्वेश्चन
कि अगर फ्रेश वाटर अमीबा को मैरीन वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, अगर मैरीन वाटर अमीबा है तो उसको फ्रेश वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, फ्रेश वाटर अमीबा को डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हैं जो कई बार बायो में आया है और आपने पढ़ा होगा बायो में। दैट इज नॉट माई पार्ट, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, यू डिस्कस विद योर बायोलॉजी टीचर। ओके, अब मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। डेली लाइफ में ऑस्मोसिस की प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रोसेस का कहाँ पर इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको दिखाई देता है। अब उन बातों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको समझाऊंगा। सिर्फ मैं जो मेन पॉइंट लिखूंगा और बाकी एक्सप्लेन करूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको हम सभी के डेली लाइफ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखने वाली कुछ ऐसे इवेंट बता रहा हूं जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस पर बेस्ड है, ऑस्मोसिस की फिनोमेना पे बेस्ड है। आइए देखते हैं। जैसे आप देखो, मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि रॉ मैंगोज श्रिंक इनटू पिकल, पिकल मतलब अचार, व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, जब इसको कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में रखा जाता है तब ऐसा हो जाता है। ये देखिए बच्चों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे कच्चा आम है तो कच्चा आम स्वेल रहता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, और जब उसका अचार बनाया जाता है तो अचार बनने के बाद वो सिकुड़ जाता है, उसमें व्रिंकल्स आ जाती है, वो श्रिंक कर जाता है। क्यों श्रिंक कर जाता है बेटा? क्योंकि जब उसमें हम लोग कंसनट्रेटेड NaCl सफिशेंट अमाउंट में सोडियम क्लोराइड नमक मिलाते हैं, ऑयल मिलाते हैं, तो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आम में जो सॉल्वेंट है, वाटर है, वो बाहर निकल जाता है और वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है ना? और आम के अचार या किसी भी चीज़ का अचार बनाते समय सफिशेंट अमाउंट में नमक और ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सफिशेंट अमाउंट में ये नहीं है तो ऐसे कंडीशन में फंजाई डेवलप हो सकता है, फंजाई ग्रो कर सकता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि आम में या अचार में जो तब भुकड़ी लग गई है, खराब हो गया है। ठीक है ना? तो ये ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है जिसकी वजह से आम से वाटर सॉल्वेंट बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? दूसरी बात देखिए, मैंने लिखा कि विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। आप देखते हो कि जो फूल का माला जो तब बनाने वाले लोग होते हैं, डेकोरेशन करने वाले लोग होते हैं, वो सवेरे जो तब फूल तोड़ के लाते हैं और वो रात तक या दूसरे दिन तक भी चलता रहता है। तो होता क्या है कि जब फूल लाते हैं तो फूल जो तक कुछ घंटे के बाद ही मुरझा जाता है, विल्ट कर जाता है बेटा। लेकिन जैसे उस पर जो था बार बार जो था टाइम टाइम पे पानी डालते रहते हैं, तो पानी डालने की वजह से पानी वो एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने पर जो था वो स्वेल करता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहती है। दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की फिनोमेना की वजह से ही हो रहा है। तीसरा जो तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया, दूसरा बता दिया, अब मैं आपको तीसरा बताने जा रहा हूं। लिम्ड कैरेट्स बिकम फॉर्म्ड ऑन प्लेसिंग फ्रेश वाटर। आप जानते हो बेटा कि गाजर की खेती सीजनल होती है, सबको मालूम है, साल भर नहीं होती, सीजनल होती है। लेकिन अगर गाजर का जूस या गाजर का सलाद हो तो आपको हर एक रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। ठीक है ना? स्टेशन पर जूस कॉर्नर पे मिल जाएगा। ठीक है ना? जूस सेंटर्स पे मिल जाएंगे, शॉपिंग मॉल में। तो कैसे होता है बेटा? रियलिटी में आप देखोगे कि जो गाजर आता है वो सिकुड़ा हुआ रहता है, मुरझा हुआ रहता है, ढीला रहता है। लेकिन जब दुकान पे गाजर रखा रहता है 100 पीस के रूप में, तो देखो एकदम लगता है कि फ्रेश है। तो कैसे फ्रेश होता है? क्योंकि उस गाजर को जूस निकालने से पहले बहुत घंटे तक, कई घंटों तक पानी में रखा जाता है। पानी को वो एब्जॉर्ब करके बेटा स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और लगता है कि एकदम फ्रेश गाजर है। तो ये बात भी ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड है। फिर अगला पॉइंट आप देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, मीट का मतलब गोश्त हो गया बेटा, गोश्त जिसको कहते हैं, बाय सॉल्टिंग एंड डेट ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आप किसी जो है रेस्टोरेंट पे जाते हो, कहीं आप जाते हो ढाबा पर, आपको नॉन वेज खाना है, आप ऑर्डर करते हो, भाई जो है ये चीज़ ले आओ, वो कहता है सर 15 मिनट का समय दीजिए। तो क्या 15 मिनट के समय में भी उसने मीट को बॉयल कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया क्या? नहीं बेटा, ऑलरेडी जो तो बॉयल किया हुआ मीट
अपने फ्रीजर में रखता है, डीप फ्रीजर में रखता है, और उसके चारों तरफ सॉल्ट, सफिशेंट अमाउंट में सॉल्ट में लपेट के रखता है बेटा। तो सॉल्ट में लपेट के क्यों रखता है? सॉल्ट की वजह से जो था वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो पाता, फंजाई का इन्फेक्शन नहीं हो पाता, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप वहाँ पे नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव बना रहता है। ये भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस का एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर उसके चारों तरफ सॉल्ट है और अगर बैक्टीरिया या फंजाई वहाँ पे जाके इन्फेक्ट करेंगे तो बैक्टीरिया या फंजाई के साइटोप्लाज्म में जो भी वाटर है, सॉल्वेंट, वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फंजाई का प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा और वो डेड कर जाएंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से मीट का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। इसी तरीके से बेटा जितने भी फ्रूट जूसेज होते हैं, आपने देखा होगा कि कई दुकानों पर फल का रस, कोई भी जो है, जैसे मौसमी का रस हो गया, गाजर का जूस हो गया, या कई और ढेर सारी जो चीज़ें होती हैं, उसको निकाल के पहले से रखे रहते हैं। और इवन जितने भी जो पैक्ड होते हैं, जैसे ट्रॉपिकाना वगैरह हो गया, वो दिखाते हैं ऐड में कि नो एडेड शुगर, नो एडेड फ्लेवर, नो एडेड कलर, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है बेटा, बिल्कुल झूठी है, ठीक है ना। जितने भी जो आप माजा वगैरह लेते हो, फ्रूटी लेते हो, इन सब में जो एडेड शुगर होता है बेटा। अब एडेड शुगर डालना उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है समझना, अगर केवल जो है फ्रेश फ्रूट जूस होगा तो ऐसी कंडीशन में वो डाइल्यूट होगा, और जब डाइल्यूट होगा तो उसमें बैक्टीरिया फंजाई का इन्फेक्शन होगा। तो जब उसको कंसंट्रेट कर देते हैं, उसमें शुगर मॉलिक्यूल या कोई फ्लेवर जो है ये सब ऐड कर देते हैं बेटा, तो उसका इतना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर ही नहीं पाता। अगर वो इन्फेक्ट करेगा तो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। फिर देखिए बेटा फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पीपुल टेकिंग ए लॉट ऑफ सॉल्ट, ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं और सॉल्टी फूड, या ऐसा खाना खाते हैं जिसमें सॉल्ट एक्सेस में होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है, डेवलप स्वेलिंग, उनकी बॉडी में पफनेस हो जाती है, स्वेल कर जाती है उनकी बॉडी ऑफ देयर टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एडिमा। ये बायोलॉजिकल वर्ड है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं एडिमा कहते हैं। अब जरा समझिए, ऐसे पर्सन्स जो एक्सेस में सॉल्ट लेते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा लेते हैं, या सॉल्टी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना, अपने डेली रूटीन में उनके खाने में सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में होगा नॉर्मल से, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे बेटा कि उनकी बॉडी में जो है पफनेस, स्वेलिंग आ जाती है कहीं कहीं पर। ये जो है रेगुलर भी हो सकती है या इरेगुलर भी हो सकती है बेटा। तो स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि टिश्यू और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर का रिटेंशन हो जाता है। वाटर की रिटेंशन डिपोजिशन की वजह से वहाँ पर पफनेस हो जाती है बेटा, वाटर की रिटेंशन की वजह से, ठीक है ना। और इस एबनॉर्मलिटी को एडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एडिमा। और वैसे भी खाने में नमक कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेस साल्ट हम लोग लेते हैं तो बीपी, ब्लड प्रेशर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर किसी आदमी का पर्सन जो है, किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको पहला एडवाइस देता है कि आप अपने खाने में सॉल्ट कंटेंट कम कीजिए या सॉल्टी फूड कम खाइए, इस तरीके से जो है एडवाइस देता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अपने डेली लाइफ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने वाले ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया है, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर को बेहतर माना जाता है। और किस रिस्पेक्ट में बेहतर माना जाता है और क्यों बेहतर माना जाता है, अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का सिग्निफिकेंस बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और इसके पहले भी मैं 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बताया हूँ, टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया हूँ। और मैंने आपको बताया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन ये है कि अननोन सॉल्यूट का मोलर मास हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूट के मोलर मास से किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्सली रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर सॉल्यूट का मोलर मास बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर सॉल्यूट का मोलर मास कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जनरली किसी अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का यूज नहीं किया जाता है। यूज क्यों नहीं किया जाता है बेटा? यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये मेथड बहुत टिपिकल है
बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना थोड़ा टफ होता है, मोलर मास निकालना थोड़ा टफ होता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे प्रोटीन हो गया बेटा, एंजाइम्स, हार्मोन्स, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो इन बायोमॉलिक्यूल्स के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का ही यूज किया जाता है। बाकी के तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो बायोमॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा बेटा, है ना। अगर हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं बेटा, तो उसमें भी हाई टेम्परेचर होता है, बायोमॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से बायोमॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, उसका नेचर इफेक्टेड हो सकता है, जिसकी वजह से इन सब कारणों की वजह से बायोमॉलिक्यूल्स के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं और उन पॉइंट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 पॉइंट मैंने लिखा है, देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट बेटा, कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बाकी के तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपेयर में किस मामले में ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा एडवांटेज है, ज़्यादा फायदेमंद है, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको समझा रहा हूँ कि बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलैलिटी का यूज होता है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा, वहाँ पर मोलैलिटी यूज हुआ है बेटा। क्या यूज हुआ है? मोलैलिटी। या अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो उसको भी मोलैलिटी से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड ऐसा है जिसमें मोलैरिटी यूज हुआ है। मोलैरिटी में का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मोलैरिटी का क्या होता है बेटा? देखो, आप ध्यान देना, अगर मैं मोलैरिटी की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और अगर मोलैलिटी का यूज करते हैं बेटा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो देखो बेटा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हुए भी सही वैल्यू, सही मोलर मास निकाल लेता है इसके कंपेयर में, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है कि नहीं बेटा? इसका एडवांटेज है कि नहीं? बोलिए, है ना। जैसे बेटा, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट एक्स है और दूसरा स्टूडेंट वाई है। एक्स स्टूडेंट बहुत रिच है, अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, ये पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इस स्टूडेंट के पास अच्छा कॉलेज है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, तब ये तथा मेडिकल में या इंजीनियरिंग में सिलेक्ट होता है, और ये अच्छे कॉलेज में नहीं जा पा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा है ना। इसके अलावा कोचिंग की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, फिर भी ये मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्रैक करता है। तो आप सुपीरियर किसको मानोगे बेटा? सुपीरियर हम लोग वाई को मानेंगे। किसको मानेंगे? वाई को। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में, अपोजिट कंडीशन में भी जो था क्रैक किया, और इसके पास तो सारे फेवरेबल कंडीशन थे, है ना बेटा? आए समझ में? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, और मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसके बाद भी ये सही वैल्यू मोलर मास की बता लेता है। ठीक है ना, ये इसका एडवांटेज है। तो ये देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ द एडवांटेज दैट इट यूजेज मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी की सिंबल क्या होता है? स्मॉल m, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या हाई टेम्परेचर पर होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो टेम्परेचर पे होता है। इसकी वजह से बायोमॉलिक्यूल का नेचर इफेक्टेड हो सकता है, वो डीनेचर कर सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, नेचर इफेक्टेड हो सकता है ना।
क्योंकि या तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं या बहुत लो टेम्परेचर पे होते हैं। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का यूज हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि 298 केल्विन पर कर सकते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर पर कभी भी बायोमॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय नहीं होता बेटा, डीनेचर नहीं होता, उसका केमिकल नेचर इफेक्टेड नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो दूसरा पॉइंट मैंने यही लिखा है बेटा कि डेल्टा टीबी, देखिए डेल्टा टीबी का मतलब क्या हुआ, एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट फॉर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल क्या हुए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, हार्मोन्स, ये सभी इज नॉट सुटेबल। देखो नॉट सुटेबल बेटा, नॉट सुटेबल बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स मे बी डिस्ट्रॉयड या बायोमॉलिक्यूल के लिए जो बायोलॉजिकल टर्म है डीनेचर यूज किया जाता है, डिस्ट्रॉय को ये डीनेचर कहते हैं। एट हाई टेम्परेचर, किस में बेटा बोलो, हाई टेम्परेचर। वेयर एज द एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं, आप जानते हो बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे काम करता है। रूम टेम्परेचर पे बायोमॉलिक्यूल डीनेचर नहीं होता, उसका केमिकल नेचर इफेक्टेड नहीं होता है, इसलिए ये मेथड बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा एडवांटेज वाला है, ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा सुपीरियर है बायोमॉलिक्यूल के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। फिर देखिए बेटा तीसरी बात, तीसरे पॉइंट को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बोलूँ बेटा कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है इसका, और मैं बोलूँ कि मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई 1 माइक्रोन मीटर है, यानी कि 10⁻⁶ मीटर है। तो आपको कौन सी बात समझने में आसानी हो रही है, ये वाला जिसका लंबाई, जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि इसको आप मेजर कर सकते हो, आँख से देख सकते हो, और 1 माइक्रोन तो इतना छोटा है कि उसको आँख से देख भी नहीं सकते हैं बेटा, उसको जो तक फील नहीं कर सकते हैं, है ना, आए समझ में। तो यही बात तीसरे पॉइंट के साथ अप्लाइड होता है। जब हम लोग बाकी के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से किसी सब्सटेंस का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, ऐसे सब्सटेंस जिसका मोलर मास बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन ग्राम पर मोल है, 1 मिलियन डाल्टन है, तब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत 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 कम आती है, बहुत लो आती है। जबकि सेम मोलर मास वाले सब्सटेंस का अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर जो तो फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू उसके कंपेयर में बड़ी होती है, जिसको समझना आसान होता है बेटा, ठीक है ना, समझना आसान होता है। देखिए मैंने लिखा है थर्ड पॉइंट, मैंने आपको सेकंड पॉइंट भी समझा दिया। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, द चेंजेज ऑब्जर्व्ड इन ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़ के बाकी तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, आर वेरी स्मॉल। देखो बेटा बहुत छोटा होगा। जैसे अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसका मोलर मास 10⁻⁶ ग्राम पर मोल है, 10⁻⁶ ग्राम पर मोल का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 मिलियन हुआ ना, 10 लाख हुआ ना बेटा, है ना। तो 10⁻⁶ ग्राम पर मोल है, या 10⁻⁶ डाल्टन भी कह सकते हैं। तो उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, बहुत कम, 0.00001 केल्विन, या 10⁻⁵ केल्विन कह रहे हैं, जो बहुत बहुत छोटी वैल्यू है बेटा, देख रहे हो ना, फॉर सब्सटेंसेज हैविंग मोलर मास ऑफ ऑर्डर इतना। जबकि अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालते हैं, ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से निकालते हैं, तो उसी मोलर मास वाले सब्सटेंस के लिए ये वैल्यू 10⁻³ एटमॉस्फेयर आती है। तो 10⁻³ एटमॉस्फेयर 10⁻⁶ के कंपेयर में जो बड़ा है कि नहीं बेटा, बड़ा है ना, सॉरी 10⁻⁵ के कंपेयर में बड़ा है ना, बड़ा है बेटा। देखो 10⁻³ और 10⁻⁵ में बड़ा कौन सा है बेटा, बताओ, 10⁻³ बड़ा है, ठीक है ना। और अगर इसको mmHg में कन्वर्ट कर दें, तो mmHg में कन्वर्ट करेंगे तो 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 mmHg, तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी इसके कंपेयर में। समझ में आ रहा है ना। तो ये तीनों एडवांटेज हैं, ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर
आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे चैनल केम फन को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, अपने क्लासेस फ्रेंड्स के साथ। सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन का राइट सबको है, ठीक है ना। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में सबको हेल्प करनी है एक दूसरे की, ठीक है। किसी का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसे की कमी के कारण नहीं रुकनी चाहिए। हर एक को अपने लेवल पर जितना हो हेल्प कर सकता है करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई ऑन रखिए, जारी रखिए, मैं आपके साथ हूँ।